हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 16 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सेशन जो है लास्ट तक देखिएगा और सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। कह रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए शुभंकर यानी मॉस्कट क्या घोषित किया गया है। तो ये आपको बताना है इसमें से क्या घोषित किया गया है। शेरवीर, गजराज, गज सिंह, सिंहवीर। तो क्या घोषित किया गया है इसका जो है शुभंकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको पता होगा जो है ये मई के महीने में बिहार में होने वाला है। पहली बार बिहार में इसका आयोजन होने वाला है। तो कल इसका जो है घोषणा हुआ है। तो सही उत्तर आपका रहेगा गज सिंह। इसका जो है शुभंकर घोषित किया गया है। अब गज सिंह के बारे में आप लोग डिटेल्स में देख लीजिए। तो बिहार राज्य ने जो है पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करते हुए इसके लिए अपना शुभंकर गज सिंह घोषित किया है या लॉन्च किया है। गज सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार पहली बार इसका आयोजन कर रहा है। तो इसका मेजबानी जो है बिहार है, कब से कब करेगा, तो 4 मई से लेकर के 15 मई तक इसका मेजबानी करेगा। और शुभंकर का अनावरण जो है कल किया गया है, पटना में जो है समारोह आयोजित हुआ था वहां। तो इसका शुभंकर जो है खेलो इंडिया यूथ का, खेलो इंडिया का शुभंकर जो गज सिंह है वो बिहार की समृद्ध पुरातात्विक विरासत से प्रेरित है। और इसे जो पाल काल के जो है पाल वंश के दौरान नालंदा एवं बोध गया स्थित जो है मंदिर और स्तंभों पर अंकित गज सिंह हाथी सिंह के सहयोग की मूर्तियों से जो है लिया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गज सिंह के बारे में भी थोड़ा सा आप जैसे गज सिंह न्यूज में है तो कहाँ से लिया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो पाल वंश के दौरान नालंदा एवं बोध गया स्थित मंदिर थे और स्तंभों पर अंकित गज सिंह जो हाथी सिंह का संयोग है उसकी मूर्तियों से इसको लिया गया है। तो यही आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ हो रहा है, बिहार में हो रहा है। आगे जब इसका पूरा डिटेल्स होगा तो हम आपको बता देंगे इसके बारे में। ये है आपका गज सिंह, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री संलग्नता AIKEUIME जिसे कहते हैं अभ्यास 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा ये तंजानिया में आयोजित किया जा रहा है। तो पहला इसका संस्करण है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है इसका, तो ये तंजानिया में हो रहा है, भारत के सहयोग से हो रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है AIKME यानी अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री संलग्नता अभ्यास, उसका उद्घाटन 13 अप्रैल को किया गया है तंजानिया के डार यस सलाम में, जो भारत अफ्रीका समुद्री सहयोग में जो है एक बड़ा कदम है। तो यह जो है हिंद महासागर क्षेत्र में संबंधों को जो है बढ़ावा देने के लिए भारत और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समूह अभ्यास है। 13 से लेकर के 18 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा और 2 चरणों में होगा। एक बंदरगाह चरण होगा और एक जो है सागर समुद्र, एक बंदरगाह एक समुद्र चरण, दोनों दोनों होगा इसमें। भागीदार देश देखेंगे तो 11 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत सहित जो है तंजानिया हो गया, केन्या, मेडागास्कर, इरिट्रिया, मॉरिशस, जिबूती, कोमोरोस, उसके बाद मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका। तो ये देश भी इसमें से जो है कोई देश एक ऐसा दे देगा जो इसमें नहीं दिया है, कौन इसमें शामिल नहीं है तो पूछ लेगा ऐसे आपसे। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया घाना, तो घाना इसमें आप देखेंगे नहीं है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है नौसैनिक समन्वय को बढ़ाना और क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के लिए जो है संयुक्त समाधान विकसित करना है। और भारतीय नौसेना का जहाज जो है इसमें देखेंगे INS चेन्नई, INS केसरी, INS सुनैना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत की तरफ से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें सिर्फ भारत का पार्टिसिपेट किया है। तो INS चेन्नई, केसरी और सुनैना, तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है। आपका कहाँ हो रहा, तंजानिया, तंजानिया इसको ध्यान रखना। दार एस सलाम इसका जो है राजधानी है। तो ये आपको दिखाई दे रहा, केन्या हो गया, इसके नीचे मोजाम्बिक हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
अगला है इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में जो है किसने निर्णायक जीत हासिल की है। तो कल अभी इनका चुनाव हुआ है, तो किसने ये आपका निर्णायक जीत हासिल की है तो आपको बताना है। सही उत्तर आपका इसमें रहेगा डेनियल नोबोवा इसमें निर्णायक जीत हासिल की है, यानी राष्ट्रपति अब यही चुने जाएंगे। तो डेनियल नोबोवा ने जो है इक्वाडोर के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जो है जीत हासिल की है। लगभग 56%, 56% वोट जो है, 7 वोट जीतने के साथ जो है इतना दूसरा कार्यकाल के लिए जीत हासिल किए हैं। और उन्होंने अपने वामपंथी जो प्रतिद्वंदी थे लुइसा गोजालेज, उनको जो है 1 मिलियन लगभग वोटों से, उससे अधिक वोटों से इनको हरा दिया है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना कि इनका दूसरा टर्म होगा। कहाँ के हैं? इक्वाडोर के हैं। तो अब इक्वाडोर कहाँ है आपको दिखाते हैं। ये है आपका इक्वाडोर। कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर। जैसे कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, तो इसके बीच में स्थित है। ये जो है तट पर स्थित देश है। इसको आपको ध्यान रखना। इसकी राजधानी इक्वाडोर की क्योटो होता है। आप क्योटो जो है सुने होंगे कई बार। एक होता है क्योटो, क्योटो तो जापान का राजधानी है। एक होता है एक क्यूटो है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो अभी जैसे अनुसूचित जातियों को एक ही आरक्षण दिया जाता था, अब क्या हो गया, उनको आरक्षण के बीच में, आरक्षण मतलब क्या, कई वर्ग में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के बीच में नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे वर्गीकरण किया जाएगा कि हाँ कौन सा सबसे ज्यादा पिछड़ा है, कौन उससे कम है, तो इस तरह से वर्गीकृत कर दिया गया। पहला राज्य बना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो है हवाला देते हुए ये किया गया है। तो कौन सा राज्य किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। तो सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना सरकार ने इसमें किया है। अभी आपको ये भी जानकारी होगा, तेलंगाना सरकार जो है कास्ट सेंसस भी कर चुका है, और कास्ट सेंसस के अनुसार से जो है वो लोगों को रोजगार दे रहा है, मतलब लोगों को नौकरियों में और सब चीजों में। ये भी ऐसा मतलब आ रहा है सुनने में। तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण में जो है उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है। तो ये आपको याद रखना है। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसको भी आपको जानकारी होगी। तो तेलंगाना सरकार ने जो है इसके अध्ययन के लिए शमीम अख्तर की जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और ये शमीम अख्तर जो है एक सदस्यीय समिति था। इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो आरक्षण के उद्देश्य से जो है राज्य में अनुसूचित जाति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 में जो है 15 सबसे वंचित समुदाय को 1% आरक्षण दिया गया है। श्रेणी 2 में जो है 18 मध्यम रूप से लाभान्वित समुदाय को 9% आरक्षण दिया गया है। और श्रेणी 3 में जो है 26 अपेक्षाकृत बेहतर समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया है। तो 9, 5, 14, 1, 15। आपको पता होगा जब हमारे देश में 49, 49.5%, लगभग 50 मान लीजिए, जब 50% आरक्षण लागू हुआ इंदिरा साहनी केस के द्वारा, तब क्या हुआ था, हम ये कहा गया कि 50% सीमा उसका तय कर दिया जाएगा, जिसमें 27% क्या है, ओबीसी के लिए है। किसके लिए? ओबीसी के लिए। और 15% किसके लिए है? आपके एससी के लिए है। और 7.5% किसके लिए है? एसटी के लिए है। तो ये सब आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें जो ये 15% एससी के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए, उसमें से इसका वर्गीकरण किया गया है, उप वर्गीकरण कह सकते हैं किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया था, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का इसमें यह है कि 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार जो है आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। यानी राज्य सरकार ऐसा उप वर्गीकरण कर सकती है। उसके कहने का मतलब जो है, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में भी आप जो है आरक्षण उप वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो सबसे वंचित समुदाय है, जिनको इसका लाभ नहीं मिलता, उसको जो है अब थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए, ऐसे कुछ करके मन का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर। कब आया था? 2024 में अभी केस हुआ था ये। अगला है संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पहली बार शिपिंग उद्योग पर कब से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये आपको बताना है, शिपिंग इंडस्ट्री पर जो है कार्बन टैक्स लगेगा।
वो भी कार्बन टैक्स जो है उसकी घोषणा की गई है। तो ये कब घोषणा की गई, कब से इसका जो है समुद्री शिपिंग इंडस्ट्री पर ये कार्बन टैक्स लगेगा? तो 26, 27, 28, 30 कब? तो 2028 से ये जो है टैक्स लगाने के लिए घोषणा कर दी गई है। इसमें कई सारे देश जो है, लगभग 62 देश इसमें इसके निर्णय में पक्ष में वोट किए हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तो जैसे क्या होता है, जो आप जानते होंगे जहाज जो शिप है जो समुद्र में चलने वाली, वो भी जो है आप कार्बन का उत्सर्जन कर रही है और इन्वायरमेंट को जो है प्रदूषित कर रही हैं। तो इससे क्या होगा, जो शिप जैसे मान लीजिए हर एक को जो है ये दिया जाएगा कि आप 100 टन कार्बन से ज्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते एक वर्ष में। जो शिप अगर उस 100 टन से ज्यादा उत्सर्जन कर रहा तो उस पर कार्बन टैक्स लगेगा। तो इससे कार्बन टैक्स से जो कार्बन टैक्स जो लगाया जाएगा, उससे जो वित्त उत्पन्न होगा, वित्त जो निकलेगा उससे आएगा, उसको जो है इन्वायरमेंट को संरक्षित करने में यूज किया जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, 2028 से शिपिंग उद्योग पर जो है कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो इसके लिए भारत और 62 देशों ने इसके जो है पक्ष में निर्णय दिया है। पक्ष में मतलब ये कहा है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो भारत भी इसमें जो है सहयोग किया है कि हाँ इस पे कार्बन टैक्स जो है लगना चाहिए। 1900 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है शिप को मैनेज करने के लिए, इसको जो है कंट्रोल करने के लिए यह कार्य करता है। इसका स्थापना 1948 में हुआ था, जिनेवा में स्थापना हुआ था। लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ना कि जिनेवा में है। जिनेवा में तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में, लेकिन लंदन में हेडक्वार्टर है। कहाँ? ब्रिटेन के लंदन में। और यूएन की एक एजेंसी हम आपको पहले ही बता दी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस संस्थान द्वारा बैटईकोमोन नामक जो है भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की गई है? तो चमगादड़ की निगरानी के लिए किसके द्वारा जो है, किस संस्थान द्वारा ये निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है? तो बैटईकोमोन। तो इसका भी अर्थ भी बताएंगे। वैसे बैट मतलब आप चमगादड़ होता है जानते होंगे। तो भारतीय मानव अधिवास संस्थान बेंगलुरु द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब देखेंगे इसके बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट जो बेंगलुरु में है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो बैटईकोमोन मतलब बैट इको लोकेशंस मॉनिटरिंग। तो इसका जो है लोकेशन होगा उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा बैट का। तो भारत का यह पहला वास्तविक समय स्वचालित बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है। उद्देश्य इसका उपयोग करके चमगादड़ की आवाजों का पता लगाया जाता है, रिकॉर्ड करता है या उनका विश्लेषण करता है और उन्हें जो है वर्गीकृत करता है किस श्रेणी में कैसे क्या होगा। तो इसका जो है इसको ध्यान रखना है। वैसे जानते होंगे इसका आवाज का पता लगाया जाता है रिकॉर्ड करके और विश्लेषण करके इसका आवाज के माध्यम से इसको वर्गीकृत किया जाएगा। तो यह एक अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन, एक रास्पबेरी पाई माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी और वाईफाई यूनिट का उपयोग करता है और इसका उपयोग करके इसको वर्गीकृत करेगा। तो पहली बार ऐसा किया गया है किसके द्वारा? भारतीय मानव अधिवास संस्थान बेंगलुरु द्वारा। अगला है, किस भारतीय अभिनेता को जो है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? तो मकाऊ आप जानते होंगे कहाँ है? चीन में है। तो मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल हुआ था, तो वहां भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है। किसे? तो आमिर खान जी को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भारतीय को यह सम्मान दिया गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल देखेंगे तो आयोजन इसका चीन में हुआ था और इसमें बॉलीवुड के जो मशहूर अभिनेता हैं आमिर खान जी, उनको जो है मास्टर ह्यूमर अवार्ड, ये अवार्ड आपका नाम याद रखना है कि जैसे पूछा जा सकता है आमिर खान को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला है ब्राइस ओलीगुई न्यूयेमा। तो इनको जो है किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किस देश का राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया गया है? सही उत्तर आपका है गैबॉन। गैबॉन का इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लगभग 90.35% वोट्स हासिल किए हैं, तो इनको ध्यान रखना। अभी इनको जो है राष्ट्रपति चुना हुआ था, जिसमें ये ब्राइस ओलीगुई न्यूयेमा ने जो है जीत हासिल किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है चर्चा में रहा पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अभी चर्चा में था पक्के टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में इसका सिचुएशन है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी कामेंग जिले में जो पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य है, पक्के टाइगर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखिए। और हाँ, टाइगर रिजर्व में कैमरा लगाया गया था, कैमरा ट्रैप में जो है 9 बड़ी बिल्लियों का पता लगाया गया है। तो इससे ये होता है कि स्वस्थ वन्यजीव उपस्थिति को ये दर्शाता है कि हाँ, यहाँ 9 बड़ी जो है बिल्लियों को पता लगाया गया है, यहाँ बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं। इसके कारण से यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, स्वस्थ यहाँ वन्यजीव उपस्थित है, यानी इन्वायरमेंट यहाँ अच्छा है, तभी ये 9 बिल्लियां यहाँ पाई गई हैं। तो यह पूर्वी हिमालय की तलहटी में जो है स्थित है, और पश्चिम और उत्तर में कामेंग नदी, और पूर्व में जो है पक्के नदी। तो इसको भी ध्यान रखना है, कामेंग नदी इसके पश्चिम और उत्तर में है, और पूर्व में देखेंगे तो पक्के नदी है, इसके बीच में ये स्थित है, यहाँ ये स्थित है। अगर देखेंगे तो न्यासी जनजाति यहाँ जो है निवास करती है, यहाँ रहती है, और ये सक्रिय रूप से जो संरक्षण है उसका समर्थन करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है न्यासी जनजाति के बारे में भी। तो ये देखेंगे आपका पक्के हो गया, कहाँ है, यहाँ है आपका। यही नामदफा हो गया, नामेरी, मनास, ये जो है आपका कहाँ हो गया, ये सब आपके असम के हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप लोकेशन इसका भी देख सकते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य का। अगला, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। तो ये किस टीम ने जीता है आपको बताना है। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इसको जीता है। किसने जीता है, मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 में देखेंगे तो इसका आयोजन हुआ विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन स्टेडियम को जो कोलकाता में है, उसका वहां इसका आयोजन हुआ था। 11वां संस्करण इसका आपकी बात था। तो मोहन बागान सुपर जायंट्स जो कोलकाता की टीम है, उन्होंने जो है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है, जीता है। तो मोहन बागान सुपर जायंट्स का, जिसे मैरिनर्स कहा जाता है, यह दूसरा खिताब था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 2022-23 में इसने एक खिताब जीता था, अब की बार इसका दूसरा खिताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आवाज दिवस जो है, वर्ल्ड वॉइस डे, कब मनाया जाता है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा आज, यानी 16 अप्रैल को हम लोग यह दिवस मना रहे हैं। कब मना रहे हैं, 16 अप्रैल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आवाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को जो आवाज के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2003 से इसको मनाया जाता है। थीम अब की वर्ष का था एम्पावर योर वॉइस, यानी अपनी आवाज को सशक्त बनाएं। इस थीम के तहत इसका आयोजन किया गया था। तो सेशन आज का मित्र यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।